हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जीएस राजपूत आप लोग का अभ्यास पर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं 8 तारीख का करेंट अफेयर्स लेके, यानी कि 8 अगस्त 2020। ठीक है, आज डेट भी 8 है और मंथ भी 8 है और साल 2020 है। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो आज फिर मैंने एक कोटेशन लिख रखा है। तो कोटेशन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि अगर चैनल पे आप नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर मेरे प्रति आपकी थोड़ी सी भी सहानुभूति है, ठीक है, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता, थोड़ी सी भी सहानुभूति है तो कम से कम आज जैसे 8 है तो कम से कम 8 लोगों में आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज शुरू करेंगे अभ्यर्थ फॉर नौकरी की तरफ से आज का कोटेशन। कि जैसे कि कुछ मैंने अपने पे भी आधारित इसको लिख रखा है। कुछ ऐसी घटनाएं सबके साथ होती है, एक मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसी होती है। तो आज इसी पे आधारित है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर बात समझ में आ जाए तो कम से कम शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे, जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे कि ये आदमी एक काम नहीं कर सकता, ये बहुत ही खत्म है, बहुत ही डल है, इससे नहीं होगा, तो तो तुम्हारा जीतना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो तुमको जीतना है तो जीतना है। ठीक है, वो बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम। ठीक है, हम ही आप ही जैसे ना कोई स्टूडेंट क्रैक करते हैं, हम ही आप ही जैसे करते हैं। अब रही बात की उनकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो होती है अलग होती है। ये तो कोई है नहीं कि स्पेशल पैदा होके आते हैं कि हाँ यूपीएससी के लिए ही पैदा हुए। ठीक है, तो अगर कोई आपको क्या करें, कमज़ोर समझे तो उसकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और अपनी जीत को पाना चाहिए, अपनी जीत जरूरी होती है। ठीक है, यही बात हमने यहाँ लिखने की कोशिश की है कि जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे तो तुम्हारा जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जीतना है तो जीतना है। अगर कोई तुमसे कह दे, कोई आपसे कह दे कि बाबू तुमसे जॉब नहीं होने वाला, तुमसे तैयारी नहीं होने वाला, तो आप तुल के कीजिए कि नहीं हम करके दिखाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि आप नहीं पढ़ा पाइएगा, आप नहीं पढ़ा पाइएगा। तो जो कहने वाले थे उनके सामने भी भला बुरा हमने कुछ ऑफलाइन क्लासेस ली और ऑनलाइन भी जितना संभव हो पाता है मैं अपने एफर्ट्स देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल हम लोग बात किए थे कल के वीडियो में कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है और वहाँ के जो जीसी मुर्मू जो थे, जीसी मुर्मू जिनको गिरीश चंद्र मुर्मू भी कहा जाता है, जीसी मुर्मू, ठीक है, इनको क्या किया, इस्तीफा दे दिए। तो भाई ये जो है मुर्मू जी जो है मोदी जी के बहुत ही फेवरेट आदमी हैं। ठीक है, ये मोदी जी के जब गुजरात में मोदी जी सीएम हुआ करते थे तो उनके प्रधान सचिव यानी कि उस समय इनके बहुत ही निजी करीबी आदमी रह चुके हैं। ठीक है, तो जीसी मुर्मू जी ने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा देने के बाद देखिए अब इनको क्या मिला, कैग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, कैग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्हीं के पिक के साथ आज का थंबनेल होगा, तो आप लोग इनको पहचान भी सकते हैं। ठीक है, और आज ही के दिन 8 तारीख को 8/8/2020 को इनका शपथ ग्रहण, इनका मान कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि जीसी मुर्मू किसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, कैग का बहुत बड़ा एक संविधान है, अलग से वो चीज है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा लोग बात कर लेंगे कि कैग का फुल फॉर्म क्या होता है। कैग का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर COMPTROLLER एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये एक संस्था है जो कैग है भारत की, मान लीजिए तो ऑडिटिंग का, यानी किसी भी संस्था का हिसाब किताब करने के लिए, किसी भी संस्था का लेखा जोखा करने के लिए ये एकदम सर्वोपरि संस्था है। ठीक है, ये किसी का भी ऑडिट कर सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कैग के अध्यक्ष कौन है, जीसी मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। ये किनका स्थान लेंगे, तो ये स्थान लेंगे राजीव
महर्षि महर्षि का, ठीक है, राजीव महर्षि का ये स्थान लेंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे आगे, तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करते रहिए। ठीक है, और कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के कमेंट और क्या करते हैं मोटिवेशन हमको भी बूस्टअप करता है कि बच्चे हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी कुछ उनके के लिए थोड़ा सा मेहनत करें। शेयर तो हम लोग अब नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखिए अभी कल परसों में क्या हुआ है, यूपीएससी का रिजल्ट आया है भारत की, ठीक है, एकदम मैक्सिमम बच्चों का, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ड्रीम जॉब जिसको कहा जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप लोग याद रखिएगा यूपीएससी, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या कहते हैं भाई, डीएम एसपी कलेक्टर जो लोग बनते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा के द्वारा ही बनते हैं। हाल ही में भी रिजल्ट आया है, तो हिंदी मीडियम वालों को बहुत बुरा हाल हुआ है, तो आप लोग समझिएगा इस बात को, और भगवान करे कि आप लोग भी यूपीएससी का एग्जाम वगैरह दें और कलेक्टर बने। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो अब जब कलेक्टर बनने की बात आ गई, तो यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं नया, ये भी बदल गए हैं, ये हैं हमारे प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी एक अरविंद सक्सेना के स्थान लेंगे, ठीक है। यूपीएससी के यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रदीप कुमार जोशी, और किनका स्थान लेंगे, तो अरविंद सक्सेना जी का स्थान लेंगे, ठीक है। अरविंद हमने गलत लिख दिया, अरविंद सक्सेना जी का स्थान लेंगे, ठीक है। और यूपीएससी की स्थापना हुई थी कब, 1926 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, न्यू दिल्ली, ठीक है। और यूपीएससी की तैयारी भी न्यू दिल्ली ही होती है, याद रखिएगा। तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा, ठीक है। खुदरा विक्रेताओं के दुकान बीमा के लिए समझ सकते हैं, चाहिए इसको हटा दीजिए, खुदरा विक्रेताओं के बीमा के लिए, ठीक है। इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है, यह 2 से 25 लाख तक का होगा। अब यहाँ बात समझिए, खुदरा विक्रेता यानी कि जो रिटेलर है, ठीक है, उनकी दुकान वगैरह का इंश्योरेंस करने के लिए क्या किया गया है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने, किसके साथ, भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या किया है, समझौता किया है कि हम इन जो छोटे रिटेलर कहते हैं, शॉपकीपर हैं या रिटेलर जो हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनकी दुकान का हम लोग इंश्योरेंस करेंगे। अगर भूकंप से, बाढ़ से या आगजनी से, कुछ से भी उनको अगर नुकसान होता है तो उसकी हर्जाना को इसकी भरपाई हम लोग करेंगे, उसका कंपनसेशन देंगे। और कितने से कितने लाख के बीच का होगा भाई, तो 2 लाख से लेके 25 लाख तक का ये
कवर किया जाएगा 2 से 25 लाख तक। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। अब एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में पड़ेगा और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में पड़ेगा। ठीक है, भारतीय एक्सा का हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ेगा। मुंबई में है, पड़े क्या मुंबई में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वास्तविक समय निगरानी के लिए। वास्तविक समय निगरानी के लिए भारतीय रेल ने OHA ओवरहेड इसको हम लिख देते हैं यहाँ, ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप क्या किया है, लॉन्च किया है। अब ये देखिए वास्तविक समय निगरानी के लिए क्या किया गया है, भारतीय रेल ने OHE ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप लॉन्च किया। यानी कि जो ट्रेनों की स्पीड में या किसी कारणवश ट्रेन डिले वगैरह हो रही है तो उसको इस ऐप के माध्यम से ट्रैकिंग किया जाएगा और उनको समय समय पे नोटिस करते रहा जाएगा कि अपने टाइम को कवर करने की कोशिश करें। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि वास्तविक समय निगरानी के लिए भारतीय रेल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, भारत के रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी हैं, और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, VK यादव। बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव। ठीक है, और पीयूष गोयल क्या है, RM है, यानी कि RM मतलब यहाँ रेलवे मिनिस्टर। चलिए हम लोग बात करेंगे आगे शर्ली एन ग्रे का निधन हो गया। क्या हो गया, शर्ली ए ग्रे का निधन हो गया। ये क्या थी, तो एक उपन्यासकार थी। ठीक है, इनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में, यानी कि उपन्यास वगैरह लिखने के क्षेत्र। ठीक है, इनका निधन हो गया, क्या थी, तो उपन्यासकार थे। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे, एक और निधन है समीर शर्मा का निधन हो गया। ये क्या थे, एक टीवी अभिनेता थे, ठीक है, टीवी अभिनेता थे। तो याद रखिएगा इनको भी, क्योंकि नाम ये पूछा जाता है निधन से, खासकर बैंक के एग्जाम में। ठीक है, खासकर बैंक के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके नाम से पूछा जाता है कि इनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। चलिए हम लोग आगे बात करने वाले हैं। थोड़ा सा आज मिटाने में भी दिक्कत हो रहा है, एकदम। चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे सुरेश रैना। चलते हैं क्रिकेट में। सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर
को, ठीक है, WTF ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब ये बात समझिएगा, किनको, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, ये दोनों इंडियन क्रिकेटर हैं, ठीक है, एक मेल और दूसरी फीमेल, ठीक है। तो WTF जो है ये क्या है, वर्ल्ड, ठीक है, ये वर्ल्ड क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स चैनल वगैरह है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यहाँ पे छूट रहा है, WTF स्पोर्ट्स यहाँ जोड़ दीजिए, स्पोर्ट्स, ठीक है। कहने का मतलब कि यह एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, एक स्पोर्ट्स पोर्टल कहिए, एक स्पोर्ट्स चैनल कहिए, ठीक है, जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है। तो इसके लिए कौन बने हैं, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को किस संस्था का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो WTF स्पोर्ट्स का। या दूसरा क्वेश्चन बनेगा, WTF स्पोर्ट्स ने किन दो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को या बल्लेबाजों को क्या किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय हैंडलूम डे। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह कब से मनाया जाता है, तो 2015 से एक्टिवली मनाया जाता है, लेकिन 1905 में कोलकाता में इसकी हैंडलूम की शुरुआत हुई थी। 1905 ईस्वी से कोलकाता से अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, बस इतना याद रखना है आपको कि कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। हैंडलूम मतलब होता है कि हाथ करघा, यानी कि आप अपने हाथ से कुछ बनाइए, जैसे कि बनारस वगैरह में पहले साड़ी वगैरह की बुनाई होती थी, ठीक है, या और कुछ भी जो है हाथ से बनाए जाते हैं, मशीन का यूज कम होता है, ठीक है। तो उसके लिए शुरू किया गया। अब देखिए, यूएस ने टिकटॉक को बैन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अपने इंडिया में तो टिकटॉक बंद हो ही चुका है, बट यूएस ने भी क्या किया है, यूएस के जो सांसद है, संसद भवन जो है, ठीक है, उसके द्वारा भी टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। आई बात समझ में। चलिए, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में टिकटॉक को किस कंट्री ने बंद किया है, तो आप लोग को याद रखना है कि किसने बंद किया है, तो यूएस ने, यूएस के यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप जी है, और उसकी राजधानी कहाँ है, आपको याद रखना है, कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में क्या है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। चलिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, शायद नहीं दिख रहा होगा, हल्का चल रहा है। चलिए, किसान रेल सेवा शुरू की गई, किसान रेल सेवा शुरू की गई, ठीक है। अब यहाँ से बात समझिएगा, यह क्या किया गया है कि भारतीय रेल द्वारा इसकी घोषणा बहुत पहले से हो चुकी थी, बट अभी इसकी शुरुआत हुई है। भारतीय रेल द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब किसान रेल का यहाँ मतलब समझिएगा, नहीं किसान सिर्फ किसान लोग ही नहीं, किसान द्वारा जो प्रोडक्शन है, यानी कि कहने का मतलब कि जो सब्जी वगैरह है या जो भी प्रोडक्शन हो रहा है किसानों द्वारा, प्याज आलू वगैरह जो भी, इस ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से चलेगा आपको, तो याद रखिएगा, दानापुर बिहार से, ठीक है, दानापुर बिहार से नासिक महाराष्ट्र, नासिक में एक और स्टेशन है, वहां तक जाएगा ये, ठीक है, देवलाली
नासिक के देवलाली तक के जाएगा। ठीक है, लगभग 1500-1600 किलोमीटर हो रहा है, जो 31 घंटे में ये दूरी तय करेगा। तो यहाँ याद रखिएगा कि किसान इसको क्यों शुरू किया गया है। तो सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय को हम दुगुनी करेंगे। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यह कदम उठाया गया है कि जो किसान का प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र तक पहुंच पाए, और महाराष्ट्र में नासिक में आप लोग सुने होइएगा कि बहुत प्याज वगैरह होता है, तो वहाँ से यहाँ भी आ सके। ठीक है, ऐसे तो रेलगाड़ी तो है ही है, मालगाड़ी, लेकिन ये स्पेशल उसी के लिए चलाया गया है। तो याद रखिएगा। और चैनल पे आप अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। फिर हम लोग मिलेंगे आज शाम में, फिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे हम लोग फिर बात करने वाले हैं शाम 8 बजे। जैसे कि आप लोग कल के थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी RBI का जो आया था उसका बहुत आप लोग का प्यार मिला है उसमें। ठीक है, तो वैसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का भी मिलेगा, और शाम 8 बजे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, ये नई शिक्षा नीति जो है 2020, उस पर हम लोग बात करेंगे। उतने मैं डिटेल में पूरे हिस्ट्री ज्योग्राफी उसकी नहीं पढ़ाऊँगा, बस उसमें इतना हम लोग बात करेंगे कि इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, और इससे एजुकेशन सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।